तो वेलकम एवरीवन। आज हम क्लास 9th का चैप्टर 7 विच इज़ मोशन, इसको हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे और उसमें जो भी कॉन्सेप्ट आते रहेंगे साथ साथ समझाते रहें, सीखते रहेंगे, है ना। तो हम शुरू करते हैं। इन एवरीडे लाइफ वी सी सम ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट एंड अदर्स इन मोशन। अब इन दो वर्ड्स का मतलब क्या है? देखो, रेस्ट वो स्टेट होती है एक ऑब्जेक्ट की जब वो रुकी हुई है एक जगह पे, वो मूव नहीं कर रही कहीं पे भी, एक जगह पे ही रुकी हुई है। और मोशन वो होती है जो कि मूवमेंट में, मतलब कि वो ए जगह से बी जगह पे जा रही है ना। वो एक जगह रुकी नहीं हुई। इसकी बर्ड्स फ्लाई, मतलब कि वो मोशन में है। फिश स्विम, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो वो मोशन में है। ब्लड फ्लोज थ्रू वेन्स, ऑफ कोर्स वो मोशन में है, वेन्स एंड आर्टरीज। एंड कार्स मूव, ये सारे एग्जांपल्स हैं मोशन के, है ना। ऐसे अगर कार एक जगह पार्क है, वो एग्जांपल क्या हो जाएगा? रेस्ट का। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, प्लैनेट्स, स्टार्स एंड गैलेक्सीज आर ऑल इन मोशन। कोई भी चीज़ रुकी हुई नहीं होती। प्लैनेट्स है वो सन के आसपास घूम रहे हैं, स्टार्स घूम रहे हैं, गैलेक्सीज घूम रही है एक दूसरे के आसपास, है ना। वी ऑफन परसीव एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विद टाइम। ऑब्वियसली कोई ऑब्जेक्ट है वो जो ए पोजीशन पे है किसी से 9 बजे, है ना। अगर वो मूवमेंट कर रही है तो सपोज 10 बजे बी पोजीशन पे आ गई। इसका मतलब क्या है? जो वो ऑब्जेक्ट है वो इन मोशन है, मतलब विद टाइम उसकी जगह चेंज हो रही है। However, there are situations where motion is inferred through indirect evidences. Obviously, अब सपोज मैं तुम्हें एग्जांपल दूँ। सपोज एक कार है ना। इसमें आप हो एक जगह और आपके फादर है ना। अगर कार मूव कर रही है, सपोज ए से बी जा रही है, अगर आप कार में बैठे बैठे अपने फादर को देखोगे तो आपको क्या लगेगा कि वो तो रेस्ट पे है, वो तो कहीं मूव नहीं कर रहे। पर वही अगर कोई आदमी कार के बाहर से आपके फादर को देखे, उसको क्या लगेगा कि वो मूव कर रहे हैं, वो ए पोजीशन से बी पोजीशन पे जा रहे हैं। लेकिन जब आप कार के अंदर बैठे हो तो आपको लगेगा कि मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं हो रही, क्योंकि आपके लिए तो वो रेस्ट पे है। तो ये देखने का नज़रिया भी होता है कि तुम किस पोजीशन पे बैठ के किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो। सपोज कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, अगर आप उसके अंदर बैठे हो तो मतलब कि आपके लिए वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रही, वो रेस्ट पे है। पर वही अगर उसी ऑब्जेक्ट को कोई बाहर से देखे तो उसके लिए क्या है? वो मूव कर रही है, उसकी पोजीशन विद टाइम चेंज हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ जब आप कार के अंदर बैठे हो, आपके लिए तो वो उसकी मोशन है, उसकी पोजीशन है, विद टाइम चेंज नहीं हो रही, तो आपको वो रेस्ट पे दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल, वी इन्फर द मोशन ऑफ एयर by observing the movement of dust and movement of leaves and branches of trees. Of course, तुम एयर को तुम देख नहीं सकते, लेकिन तुम्हें पता लग रहा है कि एयर मूव कर रही है। वो कैसे पता लग रहा है? कि एयर जब चल रही है उसकी वजह से लीव्स हिल रहे हैं, ट्रीज की ब्रांचेस हिल रही है, मिट्टी उड़ रही है। What causes the phenomenon of sunrise, sunset and changing seasons? Of course, सनराइज सनसेट क्यों हो रहा है? जो तुम्हारी अर्थ है वो अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है ना। तुम्हारी अर्थ है, यहाँ पे सन है, वो एक्सिस पे रोटेट कर रही है। जो पार्ट अर्थ का सन की तरफ होगा उस पार्ट में सनलाइट, उस पार्ट में दिन होगा। लेकिन जैसे ही तुम्हारी जो अर्थ का एक्सिस है वो रोटेट हो जाएगा, वो दूसरा पार्ट सन की तरफ आ जाएगा, तो वहाँ पे सुबह हो जाएगी। और जो पार्ट पीछे चला गया वहाँ पे अंधेरा हो जाएगा, वहाँ पे रात हो जाएगी। तो ऐसे ही दिन रात होते हैं। सीजन चेंज कैसे होते हैं? जो अर्थ है वो जब सन के आसे पासे घूमती है, अर्थ जो है तुम्हारी दो मूवमेंट्स शो करती है, एक तो सन के आसे पासे और एक खुद की एक्सिस पे घूमना। जब खुद की एक्सिस पे घूमती है उससे क्या होता है? दिन और रात होती है। जब वो सन के आसे पासे घूमती है तो उससे क्या होता है? सीजन चेंज होता है। ठीक है, इसको बाकी डिटेल में हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। चेंजिंग ऑफ सीजन बिकॉज ऑफ अर्थ मूवमेंट अराउंड द सन। इफ इट इज ट्रू, व्हाई डोंट वी डायरेक्टली परसीव द मोशन ऑफ अर्थ? बिकॉज अर्थ की मूवमेंट बहुत स्लो होती है। जब आप उसको बाहर से देखोगे ऐसा लगेगा वो रेस्ट पे, इतनी स्लो मूवमेंट है। जब भी कोई स्पीड है बहुत स्लो हो जाए, आपको लगेगा यानी कि वो मूव कर रही है, लेकिन असलियत में उसकी मूवमेंट हो रही है। वो तुम्हें कैसे पता लग रहा है? इनडायरेक्ट एविडेंस से कि दिन हो रहा है और रात हो रहा है। इसका मतलब अर्थ की मूवमेंट हो रही है, पर उसकी स्पीड इतनी स्लो है कि तुम उसको वैसे देख नहीं सकते। एन ऑब्जेक्ट में अपीयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर सम अदर।
इसका जैसे कि अभी मैंने कार वाला एग्जाम्पल दिया तुम्हें। अगर तुम कार के अंदर बैठे हो तो जो तुम्हारे फादर है, तुम्हारे जो भी ड्राइव कर रहा है, जो भी कार के अंदर बैठे हैं तुम्हारे साथ रिलेटिव वगैरह, तुम्हारे लिए वो रेस्ट पे होंगे। पर जो कार के बाहर खड़ा है, जब वो देख रहा है कार को, कार के अंदर जो बैठे हैं, उनके लिए तो कार मूव कर रही है, तो उनके लिए आप लोग ही मूव कर रहे हो जो कार के अंदर है, तो उनके लिए वो मोशन में होंगे। फॉर द पैसेंजर इन द मूविंग बस द रोड साइड ट्रीज में अपीयर टू बी मूविंग बैकवर्ड। ये तुमने देखा होगा, जब तुम बस या कार के अंदर बैठे हो, तुम बाहर सीनरी देख रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि सड़क पीछे जा रही है, या फिर तुम्हें परसीव होता है कि पेड़ पीछे जा रहे हैं, तुम्हें लगता है कि पेड़ मोशन में है, पर एक्चुअली में क्या है, वो पेड़ रुके हुए हैं और तुम खुद मोशन में, तुम आगे जा रहे हो। इसकी वजह से तुम्हें वो परसीव होता है कि पेड़ मोशन में है। A person standing on the roadside perceives the bus along with the passengers as moving. However, a passenger inside the bus sees his fellow passengers to be at rest. What do these observations indicate? ये पूरा पैराग्राफ इसको एक्सप्लेन करता है कि तुम्हारा पर्सपेक्टिव क्या है, तुम किस नज़रिए से देखे हो। तुम कार के अंदर बैठे हो, जो चीज़ मोशन में है ना, अगर तुम उसके अंदर बैठ के देख रहे हो तो तुम्हारे लिए वो रेस्ट पे है। पर अगर उसी ऑब्जेक्ट को जो मोशन में है उसको तुम बाहर से देख रहे हो तो तुम्हारे लिए वो मोशन में है। बस वो देखने का नज़रिया लगा, तुम कहाँ से देख रहे हो। मोस्ट मोशंस आर कॉम्प्लेक्स। देखो मोशन बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, मूवमेंट किसी भी तरीके से हो सकती है। तुम स्ट्रेट लाइन में जा रहे हो वो भी मोशन है, तुम उछलते हुए जा रहे हो वो भी मोशन है, तुम एक लॉन्ग जंप मार रहे हो वो भी मोशन है ना, तुम बेड पर लेटे लेटे तुम घूम गए वो भी मोशन है। मोशन बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। सम ऑब्जेक्ट में मूव इन स्ट्रेट लाइन, अदर में टेक अ सर्कुलर पाथ, तुम एक सर्कुलर पाथ में जा रहे हो वो भी तो मोशन है। सम में रोटेट एंड अ फ्यू अदर्स में वाइब्रेट। ठीक है, देयर मे बी सिचुएशंस इन्वॉल्विंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। जैसे कि अब अर्थ की बात है, अर्थ यहाँ पे दो मोशन शो कर रहा है, एक तो सन के आस पास से जा रहा है, एक अपने खुद के एक्सिस पे भी घूम रहा है ना, विच इज़ क्वाइट कॉम्प्लेक्स। इसको समझना है, फिर इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना। इन द चैप्टर वी शैल फर्स्ट लर्न टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन स्ट्रेट लाइन। तभी इसलिए जब अभी मोशन की बात करेंगे उसके बारे में सीखेंगे। हम इस मोशन की बात कर रहे थे, बेसिकली हम करना क्या चाहते हैं, हम मोशन को एक फॉर्मूले में लिखना चाहते हैं, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला। जब भी हम कोई स्टडी करते हैं ना, हम उसको मैथमेटिकल फॉर्मूला में लिखना चाहते हैं, जिसकी वजह से हम उसको समझ पाएँ कि उसका हम डाटा ले सकें। इस फोर्स की अर्थ मूव कर रही है, वो कितना मूव कर रही है, कितने टाइम में, ठीक है, वो इतने टाइम में उतना मूव कर रही है, तो उसकी स्पीड क्या है, स्पीड से क्या, जितनी स्पीड ज़्यादा होएगी उतनी वो ज़्यादा जल्दी उस डिस्टेंस को कवर करेगा। तो ये सभी जो डाटा होता है ना, वो निकलता है किसी एक मैथमेटिकल फॉर्मूला में। तो जो ये मोशन है, हमने इसको मैथमेटिकल फॉर्मूला में लेके आना है ताकि मैं उसको ईजिली समझ सकें। तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले हम शुरू करते हैं बिल्कुल सिंपल मोशन से, जो कि क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में। एक स्ट्रेट लाइन में कोई भी ऑब्जेक्ट है, सीधा सीधा जाई जा रहा है, तो हमें उसको स्टडी करना है, तो कि उसके विद टाइम डिस्टेंस कितना कवर करेगा वो। ठीक है, तो उसके लिए पहले हम एक्टिविटी करते हैं, डिस्कस वेदर द वॉल्स ऑफ योर क्लासरूम आर एट रेस्ट और इन मोशन। सोच के देखो, क्या दीवार की पोजीशन विद टाइम चेंज हो रही है या तुम कर पा रहे हो। Have you ever experienced that the train in which you are sitting appears to move while it is at rest? तुमने कभी एक्सपीरियंस किया है कि तुम सपोज ट्रेन में बैठे हो, है ना, यहाँ पे ट्रेन खड़ी हुई है और साइड से एक और ट्रेन है जो तुम्हारे बिल्कुल पास से गुजर रही है। तुम्हें लगता है कि तुम्हें कई बार फील होता है कि तुम्हारी ट्रेन भी चल रही है, तुम्हारी ट्रेन मूवमेंट में है, पर एक्चुअली में वो खड़ी होती है। वो क्यों होती है, कि तुम्हें परसीव होता है, तुम्हें बाहर से बलेक्का पड़ता है, तो ये ट्रेन इतनी हाई स्पीड में तुम्हारी ट्रेन के पास से मूव करती है तो तुम्हारी ट्रेन भी चल रही है। ये उसी का एग्जांपल है। डिस्कस एंड शेयर योर एक्सपीरियंस। ओके, थिंक एंड एक्ट। व्हेन वी समटाइम्स आर endangered by the motion of object around us, especially if the motion are erratic and uncontrollable as observed in the flooded river, hurricane और tsunami, है ना। मतलब कोई कि इतनी कि खतरनाक मोशन हो जाए, कि अनकंट्रोलेबल मोशन हो जाए बिल्कुल हाई स्पीड में, जो कि जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि हमारे फ्लडेड रिवर है या ये हरिकेन है। हरिकेन का होता है इतनी स्पीड से हमारी जो विंड चलती है, सुनामी है,
ठीक है। ऑन द अदर हैंड कंट्रोल्ड मोशन कैन बी सर्विस टू ह्यूमन बींग्स, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, सच एज जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। इसमें क्या होता है, हम जो वाटर की मोशन है वो हम क्या करते हैं, वाटर को एक हाई स्पीड से फेंकते हैं, उससे क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी बनती है, जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक पावर मिलती है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए हम जो हमारा वाटर है उसकी मूवमेंट का यूज़ करते हैं, देखो विच इज़ इन कंट्रोल्ड मैनर, जिसकी वजह से जितनी हम इलेक्ट्रिसिटी चाहें उतनी बना सकते हैं। डू यू feel the necessity to study the erratic motion of some object and learn to control them? सपोज अगर हम कोई सी इलेक्ट्रिक मूवमेंट है तो हम उसको कंट्रोल करना सीख जाए, हम उसकी एनर्जी को हार्नेस करना सीख जाए, तो कितना अच्छा होगा। तो पानी तो पहले भी था हमारे पास, है ना, पानी तो पहले भी मूव कर रहा था, लेकिन जब हमने इसको कंट्रोल मैनर में चलाना सीख के जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकें, तो अब वो हमारे कितने काम आती है। तो इसलिए हमें मोशन पढ़ना जरूरी होता है, कि मोशन से हम सीखते हैं कि हम किसी ऑब्जेक्ट को कैसे स्टडी कर सके, किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को कैसे कंट्रोल कर सके, कि हम कंट्रोल कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते। कि डिस्क्राइबिंग मोशन, सबसे पहले मोशन को डिस्क्राइब करते हैं, इसका मतलब क्या है। we describe the location of an object by specifying a reference point, है ना। सपोज हमने लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट तो हम एक रेफरेंस पॉइंट से ही देख सकते हैं। सपोज मैंने कहा कि ए एक सिटी है सपोज, है ना, और सपोज मैं इसको यहाँ से देख रहा हूँ, जी इस पॉइंट से देख रहा हूँ, इस पॉइंट से सपोज इसका डिस्टेंस कितना है, 10 किलोमीटर है ना। पर वही अगर मैं इसका मैं पॉइंट ही चेंज कर दूँ, मैंने कहा नहीं मैं इसको यहाँ से देखूँगा, तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसका डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, विच इज सपोज 15 किलोमीटर हो गया, है ना। अब एक और सिटी है, सपोज बी सिटी है, और ए और बी का डिस्टेंस कितना है, 5 किलोमीटर, है ना। अब अगर मैं पूछूं तुम्हारे लिए बी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, वो डिपेंड करेगा तुम इसको किस रेफरेंस पॉइंट से देख रहे हो। अगर तुम इसको इस पॉइंट से देख रहे हो तो तुम्हारे लिए कितना हो जाएगा, 10 + 5 15 किलोमीटर। पर दूसरी तरफ अगर तुमको नहीं मैं तो इस पॉइंट से देखूंगा तो वो कितना हो जाएगा तुम्हारे लिए, 15 किलोमीटर + 5 किलोमीटर 20 किलोमीटर, है ना। तो इसका मतलब है लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हमारे ऑब्जेक्ट की लोकेशन क्या है वो डिपेंड करती है तुम कौन से रेफरेंस पॉइंट से उसको स्टडी कर रहे हो। लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय एग्जांपल। लेट अस अज्यूम दैट अ स्कूल इन अ विलेज इज 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ अ रेलवे स्टेशन। वी हैव स्पेसिफाइड द पोजीशन ऑफ द स्कूल विद रिस्पेक्ट टू रेलवे स्टेशन, कि हमने इसमें बोला तो हमारा स्कूल है विलेज में, वो रेलवे स्टेशन के 2 किलोमीटर नॉर्थ में। अगर मैं वैसे बोले कि हमारा स्कूल 2 किलोमीटर की दूरी पे है, किसकी दूरी पे है, तो मैं वो रेफरेंस बताना पड़ेगा कि रेलवे स्टेशन की 2 किलोमीटर दूरी पे तुम्हें स्कूल मिल जाएगा। तो अगर तुम रेलवे स्टेशन से स्टार्ट करोगे और 2 किलोमीटर दूर जाओगे तो तुम्हें वहाँ पे एक स्कूल मिल जाएगा, है ना। इसलिए हमारे वो रेफरेंस पॉइंट बहुत जरूरी हो जाता है। वी हैव स्पेसिफाइड द पोजीशन ऑफ स्कूल with respect to railway station. In this example, the railway station is the reference point. We could have chosen the other reference point according to our convenience. Suppose तुम्हें रेलवे स्टेशन नहीं चूज़ करना, सपोज तुम्हारे लिए नज़दीक कोई और शॉप है, तो मैंने कहा कि स्कूल उस शॉप से 3 किलोमीटर की दूरी पे, वो तुम्हारे ऊपर है, तुम कोई भी रेफरेंस पॉइंट चूज़ कर सकते हो। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। We could have also chosen other reference points according to our convenience. Therefore, to describe the position of an object, we need to specify a reference point called the origin. हमें इस reference point का स्पेशल नाम दे देते हैं जिसको हम origin बोलते हैं, कि अगर हमने ये reference point चूज़ किया तो इसको हम origin नाम दे देंगे, कि यहाँ से शुरू करना। origin का मतलब क्या होता है, origin तुम जनरली इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है शुरुआत करने, कहीं से शुरू होना। तो इसका मतलब क्या, हम इस रेफरेंस पॉइंट से शुरू कर रहे हैं, यहाँ से 10 किलोमीटर जाएंगे तो हमें ए सिटी मिल जाएगी, यहाँ से 15 किलोमीटर जाएंगे तो हम बी पॉइंट पर पहुँच जाएंगे बेसिकली, है ना। तो हम आते हैं मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। द मोस्ट सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। वी शैल फर्स्ट लर्न टू डिस्क्राइब दिस बाय एन एग्जांपल। Consider a motion of an object along a straight path. Of course straight line का मतलब है कोई straight path होना चाहिए, तो उसी पे वो कोई ऑब्जेक्ट है वो straight line पे जा पाएगा। तो ऑब्जेक्ट start its journey from O
विच इज ट्रीटेड एज इट्स रेफरेंस पॉइंट। यहाँ पे देखो सपोज ये स्ट्रेट पाथ है और ऑब्जेक्ट हमारा स्ट्रेट लाइन में जा रहा है इस वाली लाइन में, और यहाँ पे जो ओ पॉइंट है विच इज हमारा रेफरेंस पॉइंट, यहाँ से शुरू कर रहा है ना। एट फर्स्ट द ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू, ओके, लेट ए बी सी रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट इंस्टेंट्स। कि मतलब कि सपोज किसी सपोज 9 बजे वो सी पॉइंट पे आ गया, 10 बजे वो बी पॉइंट पे आ गया, फिर सपोज 1 बजे वो ए पॉइंट पे आ गया। मतलब डिफरेंट टाइम पे उसके डिफरेंट पोजीशन है, ठीक है। मतलब कि 9 पॉइंट पे उसने 25 किलोमीटर 25 किलोमीटर कवर करके वो सी पॉइंट पे आ गया। फिर अगले 1 घंटे में उसने कितना 10 किलोमीटर और कवर कर लिया और बी पॉइंट पे आ गया, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे देखो तुम ऐसा कह सकते हो कि बी ने कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो बी पॉइंट पे आ गया 35 किलोमीटर कवर करके विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो तुमने रेफरेंस मान लिया है। पर इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट हमारा 10 किलोमीटर कवर किया और बी पॉइंट पे आ गया विद रिस्पेक्ट टू सी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेफरेंस पॉइंट तुम्हारा सी हो जाएगा। इस ऑल डिपेंड्स तुम कौन से कहाँ से शुरू कर रहे हो, किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो, उसी रिस्पेक्ट में तुम्हारी चीज़ें चेंज होती रहेंगी ना। एट फर्स्ट द ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू सी एंड बी एंड रीचेस ए, मतलब पहले वो सी पे आया, फिर बी पे आया, फिर ए पे पहुंचा। देन इट मूव्स बैक अलोंग द सेम पाथ एंड रीचेस सी थ्रू बी, मतलब पहले वो ए पे आया यहाँ पे, वो यहाँ से पहले वो ए पॉइंट पे आया, फिर यहाँ से घूम के वो फिर से बैक चला गया, सी के पॉइंट पे आया थ्रू बी, ऑफ कोर्स उसको बी से जाना पड़ेगा। तो उसने टोटल डिस्टेंस कवर कितना करा सी पॉइंट तक आने के लिए। ओ से शुरू लगे, मतलब पहले सपोज ओ से ए तक आया तो उसने कितना 60 किलोमीटर कवर किया, यहाँ तक कितना हो गया 60, है ना। अब उसने क्या किया, ए से फिर से बी में आया, ए से पहले सपोज बी तक आया, पहले यहाँ तक का डिस्टेंस हम देखते कितना हुआ। तो ये देखिए एक जो ये यूनिट है इसमें 5 किलोमीटर कवर कर रहा है ना। 55 60 में 5 किलोमीटर का फर्क है, मतलब 5 किलोमीटर जा रहा है। तो वापस आने के लिए भी यहाँ पे अगर इस 55 तक आएगा वो, तो कितना वो 5 किलोमीटर कवर करेगा। अगर हम देखें यहाँ पे ए से यहाँ पे आया, उसने 5 किलोमीटर कवर किया, और ऐसे कितने हैं 1 2 3 4 5, मतलब 25 किलोमीटर, मतलब कि 20 तक उसका कितना 25 किलोमीटर कवर हो गया बी पार्ट तक। अब बी और सी के बीच में डिस्टेंस कितना है 10 किलोमीटर, जो मैंने अभी बताया था। तो टोटल इसने कितना कवर किया सी तक आने में, 25 + 10 कितना होगा 35, तो यहाँ पे 35 ऐड हो जाएगा। तो टोटल सी तक आने में उसने कितना 60 + 35 60 70 80 90 95 किलोमीटर कवर किया उसने, है ना। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पे जिसके लिखा हुआ है उन्होंने देन इट मूव्स बैक अलोंग द सेम पाथ एंड रीचेस सी थ्रू बी। तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया 60 + 25 = 85 किलोमीटर, वाइल द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज 35 किलोमीटर। अब इसने जो यहाँ पे कैलकुलेशन लिखी है ना, ये बी तक की है, ये यहाँ पे गलती है इसकी। यहाँ पे इसने डिस्प्लेसमेंट 35 किलोमीटर लिया है। अभी देखो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे एक और टर्म आ गया। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो हमारे ना 2 टर्म होते हैं, एक डिस्प्लेसमेंट और एक होता है डिस्टेंस। इन दोनों को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस क्या होता है, हम इसी का एग्जांपल लेते हैं कि हमने सी तक स्टडी किया है, हमने यहाँ पे सी तक स्टडी किया, तो सी तक स्टडी किया मतलब ये टोटल हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस क्या होगा, उसने कितने किलोमीटर टोटल कवर किया, कितने किलोमीटर उसने टोटल कवर किया। तो इसने कितना कवर किया 60 यहाँ पे किया, 25 यहाँ पे किया और 10 यहाँ पे किया, तो टोटल कितना होगा 95 किलोमीटर। तो जो 95 किलोमीटर आया है ये तुम्हारा डिस्टेंस आया है, तो उसने 95 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। फिर अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, उसके स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से उन्हें स्टार्ट किया और जहाँ पे उसने अपनी जर्नी एंड करी उसके बीच में डिस्टेंस कितना है। मतलब कि तुम्हारा जो डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, तुम्हारा फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, इसके बीच में डिस्टेंस कितना है 25 किलोमीटर का, 25 किलोमीटर का। मतलब जहाँ पे उसने जर्नी एंड करी और जहाँ पे उसने जर्नी शुरू करी
उन दोनों के बीच का डिस्टेंस 25 किलोमीटर है। तो इससे हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो 25 किलोमीटर आ जाएगा। बेसिकली डिस्प्लेसमेंट क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कितना मूव कर गया एट द एंड ऑफ द जर्नी। अगर हम इसको बात करें, चाहे वो पूरा घूम के आया है पर एट द एंड ऑफ द जर्नी उसने सिर्फ 25 किलोमीटर अपनी ओरिजिनल पोजीशन से मूव किया है, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी उसकी 25 किलोमीटर। पर एक हम टोटल डिस्टेंस की बात करें कितना चल के आया वहाँ तक, तो हो जाएगा 95 किलोमीटर। ठीक है, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है सर्कुलर मोशन का। सपोज एक ऑब्जेक्ट ए है, वो सर्कुलर मोशन में ऐसे घूम के आ गया और इसी एक सर्कुलर मोशन ऐसे घूम के आया और दोबारा उसी पॉइंट पे आ गया, ए पॉइंट पे ऐसे घूम के। तो अब इसमें सपोज ये जो सर्कुलर पाथ है ये तुम्हारा 9 किलोमीटर का है ना। तो इसमें क्या होता है, तो डिस्टेंस है जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कितना कितना मूव करा, तो वो 9 किलोमीटर हो जाएगा। पर अगर मैं पूछूँ वो अपनी ओरिजिनल जगह से कितना मूव हुआ, यहाँ पे मैंने क्या है कंडीशन डाल दी डिस्प्लेसमेंट में, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कितना मूव हुआ है। लेकिन यहाँ पे तो मूव नहीं हुआ, घूम के वहीं पे आ गया, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी 0, है ना। दस द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज 35 किलोमीटर। अच्छा ये आगे नीचे है यहाँ पे, तभी वहाँ पे थोड़ा गलत को लग रहा है मुझे। हाँ, द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज OA प्लस AC दैट इज 60 किलोमीटर प्लस 35 किलोमीटर 95 किलोमीटर। ये जो अभी मैंने समझा दिया, दिस इज डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। टोटल डिस्टेंस मतलब कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट कितना चला है, कितने किलोमीटर कवर किया उसने। टू डिस्क्राइब द डिस्टेंस वी नीड टू स्पेसिफाई ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू नॉट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। हमें डायरेक्शन से मतलब नहीं है, मैं ये मतलब है कि उसने कितने किलोमीटर उसने कवर किया है। जब तुम कार में तुम जाते हो, आजकल जो न्यू कार आई है उसमें एक फीचर होता है, तुम वहाँ पे ना मेजर कर सकते हो कि तुम्हारी कार कितने किलोमीटर चली है ना। उसके अंदर एक स्पेसिफिक मीटर होता है। अब उसको इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस डायरेक्शन में जा रहे हो, कितना जा रहे हो, तुम कहाँ पे जा रहे हो। तुम चाहे एक ही रोड पे आगे पीछे चलाई जाओ कार को, उसको उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो उतना तुम वो वहाँ पे मैसेज करके उतना देगा तुमने कितना किलोमीटर तुमने कवर किया। चाहे तुम एक ही पोजीशन पे आगे पीछे जाए जाओ, तुम्हें वो पूरा दे देगा कि तुमने कितना किलोमीटर कवर किया। तो उसको डायरेक्शन से मतलब नहीं है। पर देयर आर सर्टेन क्वांटिटीज विच आर डिस्क्राइब्ड बाय स्पेसिफाइंग ओनली देयर न्यूमेरिकल वैल्यूज। ठीक है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, देयर आर सर्टेन क्वांटिटीज विच आर डिस्क्राइब्ड बाय स्पेसिफाइंग ओनली देयर न्यूमेरिकल वैल्यू। सर्टेन क्वांटिटीज मतलब जैसे डिस्टेंस हो गया, हम जो मोशन को हम डिस्क्राइब करते हैं उसके लिए हम कुछ क्वांटिटीज लिखते हैं। कोई मोशन है, सपोज ने डिस्टेंस कितना कवर किया है ना, कितने टाइम में कवर किया, ये कुछ सर्टेन क्वांटिटीज़ है। ठीक है, अब इन क्वांटिटीज़ के जो न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं, मैथमेटिकल वैल्यू में हमें लिखना है कि हमें डिस्टेंस है, हमें उसको मेज़र करना है, तो हमें एक नंबर चाहिए ना कि मैं बोलूँ 1 किलोमीटर मेज़र किया, तो मुझे समझ आ जाएगा कि हाँ उसने इतना डिस्टेंस मेज़र किया। तो इसके लिए न्यूमेरिकल वैल्यू जुड़ी होती है, पर उसका डायरेक्शन जुड़ी नहीं है। मैंने बोला 1 किलोमीटर डिस्टेंस ने कवर किया, पर इसके लिए तुम्हें डायरेक्शन का मतलब नहीं, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। तुम्हें ये पता है कि 1 किलोमीटर कितना है और उसने कितना कवर किया। ऐसे टाइम है, तो उसमें मैंने बोला 3 सेकेंड के लिए उसने मूवमेंट करी विच इज़ क्वाइट शॉर्ट। वो एग्जाम्पल के लिए 3 सेकेंड के लिए मूवमेंट करी, इसके न्यूमेरिकल वैल्यू 3 सेकेंड आ गया, उसका स्पेसिफिक न्यूमेरिकल वैल्यू नंबर आ गया। तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज इज मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, उसकी वैल्यू कितनी है कि एक ऑब्जेक्ट एक यहाँ से यहाँ तक जा रहा है और उसने 10 किलोमीटर कवर किया डिस्टेंस, तो उसका मैग्नीट्यूड 10 हो गया। मेरा मैग्नीट्यूड मतलब कि उसने कितना कवर किया है, उसकी क्वांटिटी क्या है, कितनी क्वांटिटी है उसकी। हमने कोई भी क्वांटिटी है, कोई मेजरमेंट हो, उसके लिए हमें नंबर चाहिए होता है उसको मेजर करने के लिए, एक रेफरेंस के लिए, है ना। वैसे ही इसका मैग्नीट्यूड उसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। इसकी डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड क्या है 1 किलोमीटर, मतलब उसने 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। फ्रॉम दिस एग्जाम्पल कैन यू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द फाइनल पोजिशन C फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन A। जो हमने अभी निकाला था कि हमने इसके C की जो फाइनल पोजीशन है उसको विद रेफरेंस टू हमने उसकी ओरिजिनल पोजीशन जो कि O है, अगर हमें उससे देखना है तो कितना डिस्टेंस होगा। ऑब्वियसली 25 किलोमीटर। हमने क्या करना है, हमें 25 किलोमीटर है, यहाँ पे 0 है ना। द डिफरेंस विल गिव यू द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दे देगा वो,
ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओ टू सी थ्रू ए। डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या है, जो मैंने अभी बताया था कि उसका ओरिजिनल पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हुआ है। उसको इससे मतलब नहीं है कि वो कहाँ कहाँ घूम के आया है, उसको भाई ये मतलब है कि फाइनल पोजीशन जहाँ पे उसकी जर्नी खत्म हुई है उसका डिस्टेंस ओरिजिनल पोजीशन से क्या है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो है ये तुम्हारी आ गई डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट या फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, है ना। कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। ये हो सकता है, ऑफकोर्स हो सकता है, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में हो सकता है। कंसीडर एग्जांपल इन द फिगर 7.1। ठीक है, फॉर द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओ टू ए द डिस्टेंस कवर्ड इज 60 किलोमीटर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो 60 किलोमीटर। अगर तुम्हारा फाइनल पोजीशन ही ए है जहाँ पे उसका डिस्टेंस खत्म हुआ है तो उसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम हो जाएंगे। अगर ए पॉइंट पे उसका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वो इक्वल है ना। ड्यूरिंग इट्स मोशन फ्रॉम ओ टू ए एंड बैक टू बी द डिस्टेंस कवर इज 85 किलोमीटर। अब यहाँ पे मैंने पहले बी के लिए बोल रहा था ना, मुझे लगा यहाँ से सीधा ऊपर गए है, वो मेरी गलती थी। तो 85 किलोमीटर while the magnitude of displacement is 35 kilometer. Thus the magnitude of displacement is not equal to the path length 85 kilometer. Further we will notice that the magnitude of displacement of a course of motion may be 0, जो कि मैंने अभी तुम्हें एग्जांपल दिया था सर्कुलर मोशन का। उसमें क्या होता है, अगर तुम्हारा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, तुम घर से बाहर निकले, तुम पूरे मार्केट घूम फिर के, दोस्तों के साथ घूम फिर के, घर पे आके लेट के, तो तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट जीरो हुई, है ना। तो तुम्हें डिस्टेंस जितना मर्जी करा हुए बट एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट तो जीरो ही है, क्योंकि जहाँ पे तुमने शुरू किया एंड में वहीं पे आके गिर गए तुम, है ना। बट द कोरस्पॉन्डेंट डिस्टेंस कवर्ड इज नॉट जीरो इफ यू कंसिडर द ऑब्जेक्ट टू ट्रेवल बैक टू ओ। द फाइनल पोजीशन कोइंसाइड्स विद द इनिशियल पोजीशन एंड देयरफॉर द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। वही है, मतलब कि तुम्हारा अगर जो ऑब्जेक्ट है ओ से लेके पहले ए तक गया, फिर घूम के फिर से ए से ओ तक आ गया, है ना। तो इसका मतलब क्या है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों की सेम होगी, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी, है ना। हो क्या लिखा है इन्होंने यहाँ पे, एंड देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इज जीरो हाउएवर द डिस्टेंस कवर्ड, लेकिन डिस्टेंस इसका 120 किलोमीटर हो जाएगा, 60 जाने का और 60 आने का। Thus two different physical quantities, मतलब कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दो फिजिकल क्वांटिटी है जो एक मोशन को डिस्क्राइब करने में मदद करती है हमारी, आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द ओवरऑल मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड टू लोकेट इट्स फाइनल पोजीशन विद रेफरेंस टू इट्स इनिशियल पोजीशन एट ए गिवन टाइम। मतलब हमें एक ओवरऑल मोशन में अगर हमने पता लगाना है कि एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ है विद रेफरेंस टू इट्स इनिशियल पोजीशन जहाँ से उसने शुरू किया था, उसके लिए हमारे पास दो क्वांटिटी है, वैसे डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, कितने किलोमीटर कवर किया टोटल, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो अपने इनिशियल पोजीशन से कितना हिल है, अपने इनिशियल पोजीशन से कितना उसने डिस्टेंस है उसके फाइनल पोजीशन से, है ना। अब हम आगे चलते हैं, एक एक्टिविटी, टेक अ मीटर स्केल एंड अ लॉन्ग रोप, walk from one corner of the basketball court to the opposite corner along its sides. Okay, measure a distance covered by you and the magnitude of displacement. What is the difference would you notice in two cases? अच्छा, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। हमने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की हमने बात करी थी कि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन है। तो सपोज ये तुम्हारा एक पाथ है इस तरह का, है ना, ए बी सी। कोई ऑब्जेक्ट हमारा ए से बी डायरेक्शन में गया और फिर बी से सी डायरेक्शन में गया, और ए एंड बी सपोज हमारा 4 किलोमीटर का और बी से सी हमारा क्या है 3 किलोमीटर का। अगर मैं इस क्वेश्चन में तुमसे पूछूं कि तुम्हारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा, एक बार खुद लिख के देखो अपनी तरफ से, फिर चेक करना, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, देखो इसने डिस्टेंस क्या, टोटल किलोमीटर उसने कितना ट्रैवल किया,
तो इसने 4 किलोमीटर यहाँ पे ट्रैवल किया और 3 किलोमीटर यहाँ पे ट्रैवल किया। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 4 5 6 7 किलोमीटर। अब मैं यहाँ पे देखो मैं किलोमीटर बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें सिर्फ किलोमीटर मेजर करना है। सपोज में क्वेश्चन में ये आ गया, यहाँ पे 4 मीटर है, यहाँ पे 3 मीटर है। अब इसको मैं ये मतलब कह देना कि ये तो हमें पढ़ाया नहीं। मतलब मीटर क्या होता है, कितना तुम्हें डिस्टेंस मेजर करने के लिए जो भी यूनिट यूज़ करी जाए, ठीक है। डिस्टेंस मेजर करने के लिए कई यूनिट होती है कि तुमने मीटर यूज़ कर लिया, किलोमीटर यूज़ कर लिया, माइल यूज़ कर लिया, डिफरेंट यूनिट है। तो बेसिकली तुम्हें डिस्टेंस में क्या मेजर करना है, उसने कितने मीटर्स ट्रैवल किए हैं, जो भी तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है, कितने किलोमीटर ट्रैवल किया, कितने माइल्स, मतलब जो भी यूनिट दे रखा है उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। जो इस क्वेश्चन में तुम्हारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसमें 7 मीटर हो जाएगा। तो ये फ़र्क है। वैसे यहाँ पे डिस्टेंस 7 किलोमीटर हो गया। और फिर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, हमें डिस्प्लेसमेंट क्या थी कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इसका इनिशियल पॉइंट क्या है, ए है, और फाइनल पॉइंट क्या है, सी है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, जो स्ट्रेट लाइन है, इन दोनों ए एंड सी के बीच में जो भी स्ट्रेट लाइन है वो इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, विच इज़ दिस, है ना। तो मैं इससे पता लग रहा था, अगर मैं ये निकालना होगा तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, है ना। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसका सी निकाल सकते हैं, विच विल बी 5 किलोमीटर। तो मैं डिस्प्लेसमेंट इसमें 5 किलोमीटर हो जाएगी। ओके, ऑटोमोबाइल्स आर फिल्ड विद द डिवाइस दैट शो द डिस्टेंस ट्रैवल। हाँ, जो मैंने तुम्हें बताया था ना, ऊपर एग्जांपल दी थी, कार के अंदर डिस्टेंस ट्रैवल होता है, कार का डिवाइस होता है। A car is driven from Bhubaneswar to New Delhi. The difference between the final reading and initial reading of the odometer is 1850 km. Find the magnitude of displacement between the Bhubaneswar and New Delhi by using the road map of India. मैं इसको करके देखना, क्योंकि क्या है ना, अब मैं तुम्हें बोलूँ भुवनेश्वर है और न्यू दिल्ली है, जुड़ी नहीं है, इसका स्टेट पाथ ही होगा। क्या पता न्यू दिल्ली पहले यहाँ पे जाके फिर पीछे जाके फिर ऐसे हुए, तो डिस्टेंस तुम्हारा ज़्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट तुम्हारी कम होगी, कुछ भी हो सकता है। तुमने खुद गूगल मैप पे खोल के मैप देख के करके देखना कि तुम्हारे हिसाब से क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है ना। अच्छा, ये कुछ क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, इफ यस व्हाट योर आंसर विद एन एग्जांपल। इजी क्वेश्चन है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है। इसके दो एग्जांपल्स हैं, तो सर्कुलर मोशन, या फिर जो मैंने पहले बताया था, ओ से ए में, फिर से ए से बैक ओ पे, जो हमने ऊपर पढ़ा ना ये वाला, इसको ले सकते हो। अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। ओके, मतलब एक तुम्हारा स्क्वायर फील्ड है, हाँ फिर से गलत हो गया, चलो हाँ, स्क्वायर फील्ड है और ये है तुम्हारा 10 मीटर का, ठीक है। अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इन 40 सेकेंड्स, मतलब कि उसने वो यहाँ से ए बी सी डी, मतलब ए से बी में गया, बी से सी में गया, सी से डी में गया और डी से फिर से ए में आया, कितने में, 40 सेकेंड्स में, है ना। तो इसने क्या पूछा, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स फ्रॉम हिज इनिशियल पॉइंट। ठीक है, 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स क्या होगा, मतलब 2 मिनट्स क्या है तुम्हारे, 1 मिनट में कितने 60 सेकेंड्स होते हैं, है ना। तो 2 मिनट्स में कितने हो जाएंगे, 60 इंटू 2 विच इज़ 120 सेकेंड्स, है ना। अब इसने क्या बोला है, 120 सेकेंड्स, ठीक है, और प्लस 20 सेकेंड्स एक्स्ट्रा है, तो मतलब कि टोटल जो टाइम फ्रेम की ये बात कर रहा है वो हैगा 140 सेकेंड्स, है ना। अब अगर मैं बात करूँ, हमने बताना है इसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, है नहीं, हमने बताना है सिर्फ डिस्प्लेसमेंट बताना है, हमें फाइनल और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट बताना है। अगर मैं कहूँ ये 40 सेकेंड्स ले रहा है, ऐसे 10 10 10 10 कवर करने में, मतलब इसने 4, मतलब अगर हम पूरी जर्नी को 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक ए से बी, फिर बी से सी, फिर सी से डी और डी से ए। तो मैं अगर टाइम को इक्वली डिवाइड कर दूँ, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये सेम स्पीड से जा रहा होगा, स्पीड ऑफ, आई होप तुम्हें पता हो, ये बेसिक चीज़ है, वो कितना तेज़ जा रहा है, कितना स्लो जा रहा है ना।
और उसकी मैं एज्यूम करता हूँ वो इक्वल स्पीड से जा रहा होगा, तो उसने एक मतलब कि मैंने जैसे डिस्टेंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया। यहाँ पे मैंने ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए, वो सेम स्पीड से जा रहा है और चारों पार्ट का डिस्टेंस है जो वो 10 मीटर है, 10 मीटर है, 10 मीटर है, 10 मीटर है। तो मैं कह सकता हूँ कि हर एक पार्ट को इसको, और टोटल टाइम कितना लिया है 40 सेकेंड्स। तो मैं अगर 40 सेकेंड्स को 4 पार्ट में डिवाइड कर दूँ विच इज़ 10 सेकेंड्स, तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे उसने एक पार्ट को कवर अप करने में 10 सेकेंड्स लिए होंगे। मतलब उसने ए से बी जाने में, बी से सी जाने में, सी से डी जाने में और डी से ए जाने में 10 सेकेंड्स लिए होंगे, तभी उसने टोटल 40 मीटर कवर किया। टोटल 40 सेकेंड्स उसने उसको टाइम लगा, है ना। अब इसने क्या बोला हमें 140 सेकेंड्स पे देखना है। तो मैं कहता हूँ सपोज उसने एक पूरा जो स्क्वायर है, पूरी जो एक पूरे स्क्वायर की जो डिस्टेंस है उसने 40 सेकेंड्स में कवर किया, ठीक है, एक बारी। दूसरी बार कितने में करेगा 80 सेकेंड्स। तीसरी बार कितने में करेगा 80 + 40 120 सेकेंड्स, है ना। चौथी बार कितनी बार में करेगा 40 + 20 160 सेकेंड्स। लेकिन उसने क्या बोला हमें 140 सेकेंड्स तक पूछा है। तो मैं यहाँ पे एक स्क्वायर बनाते हैं, हम दोबारा स्क्वायर बनाते हैं। एक ये स्क्वायर है ए बी सी डी। मैंने तुम्हें क्या कहा है वो ए से शुरू करके ए तक आने में उसको 40 सेकेंड लग रहा है, और 120 सेकेंड पे भी वो ए पे ही होगा, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, हमें 140 सेकेंड पे चाहिए कितना है, तो इन दोनों के बीच की डिफरेंस की ना 20 सेकेंड्स, है ना। तो मैंने क्या बोल रहा था, अब मैं इसको 4 पार्ट में हमने डिस्टेंस को डिवाइड किया। तो मैंने क्या बोल रहा था, एक पार्ट को कवर करने में, जो ये एक पार्ट है इसको कवर करने में इसको 10 सेकेंड लग रहे हैं। मैंने ऊपर अभी हमने निकाला था, है ना। हमें 10 सेकेंड लग रहे हैं, तो उसको हमें क्या चाहिए 20 सेकेंड एक्स्ट्रा चाहिए। तो वो कैसे करेगा कि पहले ए से बी में गया 10 सेकेंड हो गए, फिर बी से सी में गया 20 सेकेंड्स हो गए। तो मतलब कि सी तक आने में इसको टोटल अब 140 सेकेंड्स पूरे हो चुके हैं। तो मतलब उसकी इनिशियल पोजीशन क्या थी, पहले ए थी, और 140 सेकेंड पे उसकी फाइनल पोजीशन क्या है, सी है। अब हमें निकालना है उसकी डिस्प्लेसमेंट। तो सिंपल तुम्हारा एक बेसिक पाइथागोरस बन गया, है ना। इस तरह से ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए बी उसने कवर किया विच इज 10, ये 10 नहीं था ना हमारा, हाँ 10 मीटर, 10 मीटर। वैसे उसने बी एंड सी कवर किया 10 मीटर, तो हमें ए और सी निकालना है। ये सिंपल पाइथागोरस है, तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। ये कितना हो जाएगा 100 + 100 का रूट, है ना, इतना हो जाएगा 200 का रूट विच इज़ अप्रोक्सीमेट 10 रूट टू आंसर होना चाहिए इसका, अगर मेरी गणित सही है, अगर मेरा, है ना। अब इसको देखो, ये तो चलो हो गया, हमने समझाने के लिए तुम्हें इतना कर दिया। हम इसको सिंपल, अगर सिंपल लैंग्वेज में मुझे बताना हो कि उसने देखो 10 मीटर की बाउंड्री का एक स्क्वायर है 10 मीटर की, और उसने उस पूरे स्क्वायर को कवर अप करने में 40 सेकंड लगे। मतलब कि उसको 40 मीटर जाने में 40 सेकंड्स लगे, है ना। तो हम सिंपल यूनिटरी मेथड भी लगाएं तो इसको 1 मीटर जाने में कितना 1 सेकंड लगेगा। तो 10 मीटर कवर अप करने में उसको कितना लगेगा 10 सेकंड्स। मतलब कि उसको एक साइड है स्क्वायर की, इसको कवर अप करने में 10 सेकंड लग जाएंगे, है ना। अब उसने क्या बोला, हमें 2 मिनट्स 20 सेकंड चाहिए, विच इज़ जो मैंने अभी बताया था 140 सेकंड्स टोटल, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि ना हमने क्या किया, हमने 40 सेकंड्स का एक पूरा स्क्वायर लग रहा है। तो हमने निकाला किस सेकंड तक, किस चीज़ के लास्ट सेकंड तक कि वो जो स्क्वायर है वो ए पोजीशन पे ही रहे। तो हमने क्या 40 के मल्टीपल्स ले लिए। 40 का मल्टीपल क्या है 40 × 1 = 40। मतलब पहले 40 सेकंड में वो ए तक आ गया, उसकी एक रेवोल्यूशन खत्म हो गई। वैसे रेवोल्यूशन वर्ड सही नहीं है, मतलब एक बारी वो पूरे स्क्वायर को कवर अप कर लिया। 40 × 2 विच इज़ 80 सेकंड में उसने 2 बारी कवर कर लिया पूरे स्क्वायर को। 40 × 3 120। उसने क्या करा, पूरे स्क्वायर को 120 सेकंड में कवर कर लिया, है ना। 120 सेकंड में उसने पूरे स्क्वायर को 3 बारी कवर कर लिया। हमें क्या चाहिए 40 सेकंड्स। अब हमें इसमें
20 सेकेंड्स और ऐड करने हैं। और 20 सेकेंड कहाँ से ऐड करें? अब हमें पता है एक साइड को कवर करने में 10 सेकेंड लग रहे हैं, तो हमने एक साइड ये ले ली और एक साइड ये ले ली, टोटल 20 सेकेंड हो गए। तो वो फाइनली अब किस पे आ गया? सी पोजीशन पे आ गया। और हमें क्या निकालना था? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? इसका ये पाथ। तो मैं ये निकाल सकते हैं 10 मीटर है, ये 10 मीटर है, ये ऑफकोर्स स्क्वायर है तो ये 90 डिग्री एंगल होगा। तो इसका पाइथागोरस थ्योरम है जो तुमने मैथ में पढ़ी होगी, जो इससे तुम निकाल सकते हो। जिसका अगर मेरा गणित सही है तो इसका 10√2 मीटर होना चाहिए, है ना। तो आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट? इट कैन नॉट बी जीरो। ऑफ कोर्स इट्स फॉल्स, इट कैन बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है। इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। और फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है ये एक पॉइंट, अब देखो बी पॉइंट है फॉल्स है, पर ये बी पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का। तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा डिस्टेंस से या तो फिर छोटा होगा या फिर उसके इक्वल होगा। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वो डिस्टेंस से या तो हमेशा छोटी होगी या फिर उसके बराबर होगी, कभी भी उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, है ना। तो यहाँ तक हमने क्या किया? हमने बेसिक मोशन में स्ट्रेट लाइन पढ़ा है, उसके हमने 2 पैरामीटर थे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, उसको डिटेल में पढ़ लिया। अब हम आते हैं मोशन के एक और एस्पेक्ट पे, विच इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इसमें क्या होता है? यूनिफॉर्म, तुम अगर नाम से देखो, यूनिफॉर्म क्या है? मतलब कि सब कुछ इक्वली डिवाइड है, मतलब सब कुछ अपनी अपनी जगह पे है। नॉन यूनिफॉर्म क्या है? कि मतलब सब कुछ बिखरा सा हुआ है, कोई भी इक्वली डिवाइड नहीं है। तो हम मोशन की बात करें, यूनिफॉर्म मोशन मतलब कि अगर मैं सपोज एक डिस्टेंस में ए से बी में, और इसको अगर मैं देखो ए बी भी नहीं, ए बी सी एंड डी, मैंने 4 पार्ट में एक सपोज डिस्टेंस को डिवाइड कर दिया। अगर मैं बोलूँ वो ए से बी का जो डिस्टेंस है वो डी है, या फिर डी भी नहीं, चलो इसको नंबर से लेते हैं, 10 किलोमीटर है, ये भी 10 किलोमीटर है और ये भी 10 किलोमीटर है। ठीक है, और इसको टाइम जो कवर करने में लगा, सपोज इसको लगा 1 आवर, इसको भी 1 आवर, इसको भी 1 आवर। तो जो इस तरह के मोशन है कि इसको उसने मतलब कि सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर किया है, उस तरह के मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। मतलब कि इक्वली डिस्टेंस डिवाइड है इक्वल टाइम में। मतलब अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि उसने 1 आवर में 10 किलोमीटर कवर किया है, तो वो 2 घंटे में 20 किलोमीटर कवर करेगा इन अ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, क्योंकि जो उसका डिस्टेंस है और जो टाइम है वो इक्वली डिवाइड है। ठीक है, वो वही दूसरी तरफ सपोज में एक हम डिस्टेंस ऐसा करें, ए बी एंड सी एंड डी। ठीक है, ये 10 किलोमीटर है, ये 20 किलोमीटर है, ये 10 किलोमीटर है ना। अब उसने क्या करा, इसको 10 किलोमीटर 1 घंटे में कवर किया। फिर उसने सोचा यार 20 किलोमीटर डिस्टेंस ज़्यादा है तो मैं स्पीड बढ़ा देता हूँ, मैं और तेज़ से कार को चलाऊँगा। तो उसने 20 किलोमीटर के लिए स्पीड बढ़ा दी, फिर से उसने 20 किलोमीटर अब 1 घंटे में डिवाइड कर दिया, 1 घंटे में कवर कर लिया। और 10 किलोमीटर में फिर से आ गया। अब उसने बोला 10 किलोमीटर पे भी मैं स्पीड ज़्यादा तेज़ करके अब मैं इसको क्या करता हूँ 30 मिनट्स विच इज़ आधा घंटा, 1.5 आवर में 10 किलोमीटर कवर अप कर देता हूँ। तो अगर मैं तुम्हें एक ऐसी सिचुएशन दूँ, अब मैं तुम्हें बोलूँ कि उसने 1 घंटे में 20 किलोमीटर कवर किया है, तो 2 घंटे में कितना करेगा? तो तुम बता नहीं पाओगे उसका, क्योंकि उसकी स्पीड फिक्स नहीं है। उसने पहले 1 घंटे में 10 किलोमीटर कवर किया, फिर अगले 1 घंटे में उसने 20 किलोमीटर कवर कर लिया। तुम कैसे बता पाओगे उसने 2 घंटे में कितना कवर किया? वही दूसरी तरफ मैं अगर इस सिचुएशन में बोलता कि उसने 1 घंटे में 10 किलोमीटर कवर किया, फिर 2 घंटे में कितना कवर किया होगा, तो ईजिली बता पाओगे 20 किलोमीटर, क्योंकि उसकी स्पीड सेम है। वो हर एक घंटे में 10 किलोमीटर ही कवर कर रहा है। पर यहाँ पे फ़र्क है, उसने पहले 1 घंटे में 10 किलोमीटर कवर किया, लेकिन अगले 1 घंटे में उसने 20 किलोमीटर कवर किया। तो इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब कि जिस मोशन में डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिस्टेंस कवर किया है उसने, उस मोशन को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म।
और जिस मोशन में सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर किया हुआ है उसने, उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, लेट इट ट्रेवल 5 मीटर इन फर्स्ट सेकंड and 5 more meter in next second and 5 meter in third second and 5 meter in fourth second। मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, एक सेकंड में 5 मीटर, है ना। एज द ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। ये इसकी डेफिनेशन। तो टाइम इंटरवल इन दिस मोशन शुड बी स्मॉल। In our day-to-day life, we come across motion where object cover unequal distance and equal interval of time. Of course, तुम कार चला रहे हो, कभी तुमने उसकी स्पीड तेज कर दी, कभी तुमने उसकी स्पीड स्लो कर दी, है ना। तुम्हारा फिक्स नहीं है ना कि तुम ये सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर कर पाओगे। तो उस तरह से मोशन को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो तुम्हारी यूनिफॉर्म मोशन है वो रियल लाइफ में मिलना मुश्किल है, रियल लाइफ में मिल नहीं सकती। तो तुम्हारी रियल लाइफ में जो भी तुम मोशन देखते हो, कोई भी मोशन देखते हो, वो हमेशा नॉन यूनिफॉर्म मोशन होती है, हमेशा। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ कार इज मूविंग ऑन अ क्राउडेड स्ट्रीट और अ पर्सन इज जॉगिंग इन अ पार्क, दीज आर सम इंस्टेंसेस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, है ना। अब सपोज हम एक्टिविटी यहाँ पे जो लिखी हुई है इसको पढ़ते हैं। द डाटा रिगार्डिंग द मोशन ऑफ टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर गिवन इन टेबल 7.1। एग्जामिन देम केयरफुली एंड स्टेट वेदर द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। ओके, हम एक ही बात करते हैं। 30-45, पहले बताओ इसके बीच में कितना टाइम है। 15 मिनट का टाइम है यहाँ पे, है ना। 45 और 10, इसके बीच में 15 मिनट का टाइम है। इसके बीच में 15 मिनट, 15 मिनट, 15 मिनट, 15 मिनट। अब बेसिकली हमने क्या देखना, क्या उसने सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर किया। अगर मैं इसकी बात करूँ, 15 मिनट में इसने यहाँ पे 10 मीटर कवर किया, 20 - 10 10। फिर से 15 मिनट में उसने यहाँ पे 10 मीटर कवर किया, 30 - 20 10। फिर से अगले 15 मिनट में इसने 40 - 30 10 मीटर कवर किया, फिर से 10, फिर से 10 एंड फिर से 10। मतलब जो तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा एग्जाम्पल है यूनिफॉर्म मोशन का। उसी तरह जो तुम्हारा बी है, पहले देखो उसने फर्स्ट 15 मिनट में कितना कवर किया, 7 मीटर्स। अगले में कितना किया, 4 मीटर्स। अगले में कितना कवर किया उसने, 12 मीटर, है ना। अगले में कितना किया, 2 मीटर। अगले में कितना किया, 4 मीटर। अगले में कितना किया, 3 मीटर। देखो डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिस्टेंस कवर किए। पहले 15 मिनट पे उसने 7 मीटर कवर किया, लेकिन अगले 15 मिनट में उसने 4 मीटर कवर किया। उसके अगले 15 मिनट में उसने 12 मीटर कवर किए। उसके अगले 15 मिनट में उसने 2 मीटर कवर किए। मतलब कि डिफरेंट डिस्टेंस कवर्ड इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम। लेकिन यहाँ पे क्या है, सेम डिस्टेंस कवर्ड इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम। तो जो ये है तुम्हारा, ये तुम्हारा एग्जाम्पल हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, है ना। चलो ऐसा करते हैं, आज तक हम इतना ही करते हैं। एक बार खुद पढ़ के देखना है इस पूरे टॉपिक को जितना पढ़ा है अब तक हमने। अगर नहीं समझ आए, वीडियो पे दोबारा आना, फिर क्वेश्चन सॉल्व करके देखना खुद ये वाले। अगर उसके बाद भी कुछ नहीं समझ आए, तुम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, उसकी मैं अलग से वीडियो बना दूँगा उस टॉपिक की, उस क्वेश्चन की, है ना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।